अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाजरीन, जून 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, ये कहकर के पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सेटअप है वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि पाकिस्तान को ये सारे इकदामात ज़रूर करने होंगे, तब तक पाकिस्तान को इस वॉच लिस्ट में डालते हैं जिसका नाम था FATF की ग्रे लिस्ट। अब नाज़रीन, एक एक्शन प्लान दिया गया है FATF की जानिब से कि इस एक्शन प्लान के तहत बहुत से ऐसे पॉइंट्स उन्होंने बताए कि जिन पर अमल दरामद करना है। और फिर हर साल FATF का इजलास होता रहा, मगर लगातार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर रखा गया। हालांकि 2020 में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने वो सारे इकदामात पूरे कर लिए हैं कि जो FATF डिमांड करता है। मगर अब इतने सालों के बाद नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि 2022 का जो FATF इजलास है, शायद उसमें एक उम्मीद नज़र आती है, क्योंकि पाकिस्तान जो एक्शन प्लान FATF की जानिब से दिया गया था, पाकिस्तान उस पर पूरा उतरा है और वो सारे मस्बत इकदामात भी कर लिए गए हैं जिनकी डिमांड की जा रही थी FATF की जानिब से। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं, वॉर ऑन टेरर हो या फिर अंदरूनी दहशतगर्दी से निमटना हो। पाकिस्तान ने इन सारे इश्यूज़ को बहुत अच्छी और बड़े खुश असलूबी से कंट्रोल भी किया। और हमारी पाक अफवाज मुसलसल दिन रात इसी कश्मकश में और इसी मेहनत में लगी रही कि ये जो फॉरेन फंडिंग, ख़ास तौर पर जो टेरर फंडिंग है, इसको भी रोका जा सके, इसको मॉनिटर किया जा सके, ताकि आइंदा ऐसी कोई हिकमत अमली सामने ना आए कि जिसके तहत FATF दोबारा ये जवाज़ बनाए कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखा जाएगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि बहुत सी बैंड ऑर्गेनाइजेशन गुज़िश्ता सालों में उन पर बैन भी लगाया गया है, उन्हें बंद भी किया गया है। और जो फलाही काम करने के वो भी दावे करते थे, उनको भी बैन किया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है ये सारी वो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जिनसे कहा जाता था कि जी ये पैसे को गलत इस्तेमाल करती हैं, इनकी जो मनी ट्रेल है वो भी नहीं है, और ख़ास तौर पर पैसा कहाँ से आता है, किधर जाता है, या फिर टेररिज्म को फंड करने में इस्तेमाल होता है, ये भी बात की जा रही थी। अब ये सारे अनासिर कंट्रोल कर लिए गए हैं और पाकिस्तान बहुत पुरुमीद है कि 14 जुलाई को होने वाला जो FATF का जर्मनी में होने वाला जो इजलास है, उसमें शायद इस बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम काफ़ी सालों से ये उम्मीद में हैं, 2018 से लेकर अब तक लगभग 4 साल हो चुके हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो ग्रे लिस्ट में डाले जाने का आंसर है, ये पाकिस्तान से अगर हट जाता है तो पाकिस्तानी मईशत जिस बुरी हालत में है, शायद उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाए। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ आज का ये कल होने वाला जो इजलास है, इसको आज डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब। सर, कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब, 2018 से लेके अब तक पाकिस्तान ने एक बहुत तवील जदोजहद की है इन सारे पॉइंट्स को मानने की। जो एक्शन प्लान हमें दिया गया FATF की तरफ से, फिर कहा जाता था कि 2020 में पाकिस्तान ने वो सारे इकदाम कर लिए थे कि जो उनकी डिमांड्स थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, फिर भी ग्रे लिस्ट पर रखा गया। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में तो इसका जवाब एक ही लफ्ज में दिया जा सकता है, जो आपने वजूहत पूछी जी, ये वजूहत नहीं है, वजह है। वजह एक है पॉलिटिकल ब्लैकमेल। ठीक है। क्योंकि अगर तो कोई ये समझता है कि किसी भी तरीक़ाकार से FATF तो मेरिट के ऊपर काम करती है या FATF के अंदर कोई बहुत बड़े असूल और ज़ाब्ते मुनक़िद किए हुए हैं, तो ये दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। FATF एक मुल्कों को और छोटे मुल्कों को और ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्कों को, अमेरिका और बाकी बड़ी ताकतों की तरफ से ब्लैकमेल करने का एक फोरम है। और वो फोरम जो है वो अपना प्रेशर डालने के लिए मुल्कों को ब्लैकमेल करता है, जैसे पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसलिए कि एक जमाने में अफगानिस्तान की जंग हो रही थी, अमेरिका वहाँ पे तबाही मचा रहा था, पाकिस्तान वहाँ पे पीस के लिए कोशिश कर रहा था। अगर आप उसकी FATF की प्रीलिमिनरी सेशन की रिकॉर्ड उठा के देखें और उनके आप डाटा देखें, तो उनके डाटे को जिस वक्त मुल्कों को कंपेयर करते हैं या मुल्कों को एनालाइज करते हैं, तो उसकी जो रिपोर्ट होती है उसको 3 हिस्सों में गेज किया जाता है। एक होता है मतलब जो एक्शंस होते हैं जो उन्होंने बताए होते हैं, जैसे पाकिस्तान को 40 एक्शन बताए गए थे, उसमें जो 3 सेशन होते हैं, एक होता है अपना कंप्लीटेड, एक पार्शली कंप्लीटेड, एक नॉट कंप्लीटेड। जी जी। और इसकी रेटिंग दी जाती है उस टेबुलेटेड डाटा के अंदर। तो अगर पाकिस्तान की आप रेटिंग उठा के देखेंगे तो उसमें से 40 में से 38 चीजें आपको ऐसी नजर आएंगी जो कंप्लीटेड या पार्शली कंप्लीटेड के जो रैशनल है उसके अंदर फॉल करती हैं। तो अगर वो उसके अंदर फॉल करती हैं, 1-2 चीजें नॉट कंप्लीटेड में, तो आप बताएं कि किसी इम्तिहान में पास होने के लिए आपको 50% नंबर चाहिए होते हैं या 100% नंबर चाहिए होते हैं। सही। तो ये है वो रीजन, ये है वो पॉलिटिकल ब्लैकमेल,
ये है वो हिपोक्रेसी, ये है वो धोखाधड़ी, ये है वो बड़ी मुल्कों की जो है वो अजारादारी, ये है जो आपकी कनपट्टी पे गन रख के आपको आपकी फॉरेन पॉलिसी की अमेरिका बात मनवाता है। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल वो ठीक। वजह है और कोई वजह नहीं। ब्रिगेडियर वजह साहब किसी भी तरीके जी, कार से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से रिलेट नहीं करती है, क्योंकि अगर मुल्कों की परफॉर्मेंस से रिलेट कर रही होती तो इंडिया सबसे पहले ब्लैक लिस्ट में जाता, क्योंकि इंडिया के मुताबिक फाइनेंशियल यूनिट की इंटरनेशनल फाइनेंशियल यूनिट की रिपोर्ट थी कि उसके अंदर 44 बैंक हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। लेकिन क्या किसी ने इंडिया की तरफ देखा? जी, जी, इसलिए नहीं देखा कि अमेरिका के इंडिया के साथ डिफेंस डील चल रही है। अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करता है, वेस्ट इंडिया को सपोर्ट करता है, बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, कभी इस्लामिक टेररिज्म कहते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। अब इंडिया के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है, उसको कोई हिंदू टेररिज्म नहीं कह रहा। सही। किसी ने हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ऊपर रख के इंडिया को कहा, इंडिया को जो है वो थप्पड़ नहीं मारे। तो जी। ये वजह है बुनियादी तौर पे, अगर मुख्तसरन जाना चाहते हैं। सही। ब्रिगेडियर साहब आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मैं सारी बड़ी पॉइंट्स आपने टू दी पॉइंट वो बता दिया, लेकिन यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगा कि अमेरिका जिस मुल्क में चाहे जंग शुरू कर देता है, कोई भी वजह बना देता है। इराक में हमने देखा कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर पूरा महाज खोल दिया गया, फिर उसके बाद CIA ने खुद एतराफ़ किया कि जी वहाँ से कोई WMD नहीं मिले। फिर ये सारी सिचुएशन आप देखें ना, जहाँ वो चाहे जिस मुल्क में चाहे वो जंग शुरू कर सकता है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल में FATF यहाँ क्यों सोया रहता है? नहीं, FATF ने वो अपना जंग का WMD CIA क्या, एक बरतानिया में सर चिलकोट इंक्वायरी हुई थी बहुत बड़ी, और वो इराक के WMD के बारे में हुई थी, और उस चिलकोट इंक्वायरी ने कैटेगोरिकली कहा कि अपना टोनी ब्लेयर ने और बुश ने दुनिया से झूठ बोला है। तो असल में तो टोनी ब्लेयर और बुश को वॉर क्राइम्स के अंदर ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अंडर वॉर क्राइम्स कौन ट्राई करेगा? बुश ने इतने लोग मार दिए, टोनी ब्लेयर ने इतने लोग मार दिए, अपने मुल्क से झूठ बोला। अब भारत UK के अंदर इस बात पे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया बोरिस जॉनसन के खिलाफ कि जो उसने पार्टी की थी कोविड के जमाने में, लेकिन वो टोनी ब्लेयर को ट्राई नहीं किया। हालांकि शुड हैव बीन ट्राइड अंडर वॉर क्राइम्स कि जी आपने क्यों झूठ बोल के बरतानिया को कि फौजी मरवाए। और लेकिन ये नहीं होता ना, FATF का रिलेशनशिप भी नहीं है जंगों से। FATF का सिर्फ रिलेशनशिप है कि जो जिन मुल्कों को अमेरिका ठोकना चाहता है, जिन मुल्कों को अमेरिका ब्लैकमेल करना चाहता है, अमेरिका और बड़ी ताकतें, उसमें इंडिया भी मेंबर है, उसका पाकिस्तान के हवाले से तो ज्यादा जो वो ब्लैकमेलिंग है और या ज्यादा जो उसकी वो चीज है वो इंडिया करता है, तो वो उसके ऊपर बिठा देते हैं। और अभी भी आपको उन्होंने ग्रे लिस्ट से निकालना नहीं है, इसलिए कि एक तो कुछ चीजें पाकिस्तान के अंदर ऐसी हो चुकी हैं अभी, एक तो आपका इम्पोर्टेड रजीम यहाँ पे आ गया, और दूसरा उन्होंने देख लिया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग में जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इन्वॉल्व थे, जिनके ऊपर 1600 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उन्होंने कोर्ट ने उनको बेल दे दी है। तो वो ये भी चीजें देखते हैं ना कि मुल्क में मनी लॉन्ड्रर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। जब आपके मुल्क में मनी लॉन्ड्रर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही तो आप बेफिक्र रहिए, FATF ने आपको ग्रे लिस्ट से नहीं निकालना। लेकिन ब्रिगेडियर साहब आपने इम्पोर्टेड रिजीम का जिक्र किया, जिस तरह खान साहब को गवर्नमेंट टॉपल की गई है, कहा यह जा रहा है कि जी बहुत बड़ी साजिश है, इम्पोर्टेड रिजीम है, बाहर से मुसल्लत किए गए हैं ये। अब इस सारी सूरत हाल में नाम तो अमेरिका का ही आ रहा है ना, और अगर अमेरिका का भी नाम आ रहा है तो आपको नहीं लगता कि FATF में मुसलसल पाकिस्तान को रखे जाने का एक बहुत गलत इंडिकेशन ये भी जाता है कि अमेरिका अगर इस पूरी सिचुएशन के पीछे है तो फिर कोई ना कोई ऐसा इकदाम तो उनको लेना पड़ेगा, हमें FATF से निकाल के दिखाना पड़ेगा कि जाहिर है अपने ऊपर से ये दाग तो हटाना पड़ेगा उनको। अगर इकदाम होता तो IMF आपकी बजटरी फिगर जो है वो IMF से रिलेट तक की जाती। ठीक है, अभी IMF क्या डिमांड कर रहा है? तो IMF अगर वो अमेरिका इतनी फेवर में आपकी जैसे आप कह रहे सब कुछ कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेड रिजीम तो लेके आया है, CIA ने पैसे पे किए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। ठीक है। अब वो अमेरिका ने कह दिया था कि जी आप बेसिस दें, उसने कहा नहीं देने, उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, अब वो लंबी डिस्कशन है। लेकिन बात ये है कि अगर ये तमाम चीजें होती तो अब जो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जो चीजें इम्पोज की जा रही है, महंगाई और अगर जो लोग मर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें तो IMF ने अभी तक आपको क्लियरेंस नहीं दी है। अभी भी आज की भी आप हेडिंग उठा के पढ़ ले अखबारों की कि जी वो IMF कहता है आप ये कर दे। अभी उन्होंने कहा कि जी आपने जो टैक्स स्लैब की है उसको खत्म कीजिए और इतने पे टैक्स लगाइए। तो डिक्टेशन तो IMF की अभी तक जारी है। तो अगर वो डिक्टेशन जारी है तो FATF में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या करेंगे? वो तो चाहेंगे कि आपको अंडर प्रेशर रखें। और मुझे तो मतलब मेरी जाती राय में
अगर हो जाए तो पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती की बात है कि आप ग्रे लिस्ट से निकल के जो है वाइट लिस्ट में आ जाए, और ये तो मतलब एक बहुत बड़ा एज ए कंट्री हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगी। लेकिन वो तमाम चीजें जो है, वो तमाम चीजें जो आप अगर गौर करें और बगैर किसी बायस के गौर करें तो इसके ऊपर तमाम काम मुकम्मल हो चुका है, और वो इमरान खान की हुकूमत में हुआ है, हमाद अजहर के अंडर हुआ है। पाकिस्तान से पहली दफा रशियन डेलीगेशन ने FATF की साइड लाइन पर मुलाकात की है, इससे पहले वो कभी नहीं मिला करते थे, और वो मुलाकात जो है वो हमाद अजहर जब लीड कर रहे थे और PTI की गवर्नमेंट के दरमियान हुई है। ठीक है, तो आज अगर कोई चीज होगी, अगर वो आपकी बातों को मान जाएंगे और कोई ट्रस्ट ब्लैकमेल नहीं करेंगे, तो वो तमाम इट इज बिकॉज ऑफ द PTI गवर्नमेंट, इट इज बिकॉज ऑफ हमाद अजहर एंड हिज टीम, इट इज बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो इमरान खान की हुकूमत के दौरान, उसकी वजह से आप आएंगे FATF से बाहर। ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि FATF इज नॉट अ मैरिटेड टूल, इट्स अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क टू ब्लैकमेल पाकिस्तान, टू ब्लैकमेल स्मॉल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। अगर लेट सपोज अब जो 14 से 17 जून यानी कल से लेकर अगर 17 जून तक जो इजलास होता है उसमें पाकिस्तान को निकाल दिया जाता है और एक अच्छी खबर आ जाती है पाकिस्तान के लिए, तो आपको लगता है कि मईशत के लिए कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी? जो आलमी फंडिंग सोर्सेज हैं पाकिस्तान की वो कुछ बहाल होना शुरू होंगी, कुछ इसके चांसेस नजर आते हैं? बेहतरी तो उसमें आएगी ना, जैसे तभी IMF किसी चीज पे राजी हो, वो तो बात की बात है। FATF के बाद तो उसके इफेक्ट्स आते हुए एक और 2-3-4 महीने रहेंगे। फिलहाल आप जिस क्वैगमेर में फंसे हुए हैं, जिस चीज में पड़े हुए हैं, उसका तो फिलहाल FATF के बजटरी सेशन से, हालांकि IMF इज मेंबर ऑफ द FATF टास्क फोर्स और उसके अंदर उनकी इनपुट जाती है, लेकिन पहले ये रिलीज हाँ, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाता है और अब भाई तो उस पर तरक्की तो बहुत होगी, चीजें तो बहुत आएंगी। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अलावा भी जो डोनेशन कंपनीज हैं, जो रिलीफ का ममालिक है, वो जरूर उसके अंदर आ जाएंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अल्लाह करे ये हो जाए। अपने मुल्क के लिए दुआ करना, अपने मुल्क की बेहतरी का सोचना तो तमाम पाकिस्तानियों का फर्ज है ना, लेकिन हम जो बातचीत कर रहे हैं वो उन असूलों पे कर रहे हैं, जिन असूलों जो असूल तो नहीं, उस ब्लैकमेलिंग टेक्निक पे कर रहे हैं, जिस ब्लैकमेलिंग टेक्निक पे दुनिया की जो ये FATF जैसी ब्लैकमेलर्स हैं वो चलते हैं। सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे और ब्रिगेडियर साहब का कहना था कि FATF की अगर बात की जाए और इसको एनालाइज किया जाए, उसके गौर से परखा जाए और सारे जो एंगल्स हैं उनके उसको भी गौर से देखा जाए, तो ये महज सिर्फ पाकिस्तान को तंग करने की एक साजिश है जो कि बहुत अरसे से की जा रही है। 2018 से हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया, जो जून 2018 से, और अब तक पाकिस्तान जो है उन सारे इकदामात को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट 2020 में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने ये पूरे जो इकदामात है इसे कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर भी उसे ग्रे लिस्ट से नहीं हटाया गया। और अकॉर्डिंग टू ब्रिगेडियर साहब ये बात भी बिल्कुल कुछ वज़न ज़रूर रखती है कि ये महज पाकिस्तान को तंग करने के लिए, पाकिस्तानी हुकूमतों को ब्लैकमेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसका इंडिया भी मेंबर है। बहरहाल जी, हो सकता है कल अच्छी खबर आए और 14 से 17 जून तक ये जो इजलास है FATF का, पाकिस्तान को अगर इस बार निकाल दिया जाता है तो शायद जो मईशत है पाकिस्तान की, जो बुरे हाल में है, कुछ बेहतरी आना शुरू होगी, क्योंकि जो इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज़ हैं या जहाँ से पाकिस्तान जिन सोर्सेज से पैसा लेता है वो शायद कुछ ट्रस्ट करना शुरू कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।